हेलो 10 बोर्ड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टर्म 2 की जर्नी, और जहाँ पे मैं कवर करूँगा आपका मैथमेटिक्स, साइंस, एनएसएसटी। ठीक है। तो आज जो मैं चैप्टर कवर करने वाला हूँ दैट इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी, और ये पूरा चैप्टर मैं पेज वाइज कवर करूँगा ताकि एनसीईआरटी की हर एक पेज पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होते चले आपको, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है। तो देखिए, एक बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके नाम पे आने से पहले हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, और फिर हम बात करते हैं अबाउट द करंट। ठीक है। और फिर मैं आऊँगा चार्जेस के बारे में। ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, और अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए देन डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। ठीक है। तो देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिकली ए फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। एक मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है चार्ज, और इसके टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है हैविंग टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टार्ट किया है तो बहुत ही बेसिक होगा, और अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने स्टार्ट किया बेसिक से ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली बन सके। ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है। फिर आपने ये बात सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो होते हैं लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे। सो लाइक चार्जेस क्या होते हैं? ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, है ना। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव होते हैं। जैसे लाइक मतलब एक जैसे, अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक और पॉजिटिव चार्ज लिया तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव अगर मैं पास में लाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? दोनों दूर हो जाएंगे। तो ये हो गया रिपल्सिव फोर्स, है ना। उसी प्रकार अगर मैंने नेगेटिव लिया और एक और नेगेटिव ले लिया तो अगेन रिपल्सिव इन नेचर, दोनों दूर हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, लाइक चार्जेस आर रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर क्या बात करते हैं हम लोग? अनलाइक चार्जेस के बारे में। अनलाइक चार्जेस जैसे एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया आपका नेगेटिव। अनलाइक मतलब ऑपोजिट, तो एक प्लस का चार्ज है और एक चार्ज माइनस का है। तो आपको याद रखना है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज हैविंग द अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों पास में आ जाएंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस इधर और माइनस इधर। तो ये क्या होता है आपका? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है। अब देखिए, एक चार्ज के बारे में आपको बताऊं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी, अगर मैंने पूछा आपसे कि भैया न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मोस्टली बच्चे ये बोलते हैं कि न्यूट्रल बॉडी मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है ना। लेकिन इसका प्रॉपर मतलब पता है क्या होता है? एक असली कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी, मतलब इट विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ रियल मीनिंग। ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या? इक्वल यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं चार्जेस, और इक्वली क्या होते हैं यहाँ पे? आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप अपने आप नोट्स बनाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है। बाकी अगर आपको लगेगा नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया आपको न्यूट्रल बॉडी का मतलब। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं चार्ज के बारे में और बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना। कि अगर चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक अल्फाबेट, क्या होता है आपका? क्यू। तो चार्ज को हम करते हैं रिप्रेजेंट क्यू से। अब देखिए, उसके नाम की स्पेलिंग में क्यू कहीं नहीं आता है, लेकिन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर आते हैं हम चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में, कि चार्ज की क्या होती है एसआई यूनिट। तो ये होती है कूलम, COULOMB, है ना। इसको हम कैपिटल C भी लिख देते हैं। देखिए, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है कि एसआई यूनिट आपको ये बताता है वो चीज है ही क्या। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया आपको 10, अब 10 बोलने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि वो 10 रुपए हैं, 10 मीटर है, कि 10 वो
लाइक सेंटीमीटर में है, या 10 वो मान लो आपका सपोज केजी है, तो 10 बोलने से तो क्लियर हुआ ही नहीं ना। लेकिन 10 के बाद मैंने मीटर, सेंटीमीटर, केजी बोला तो आपको समझ में आया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूँ 10 कूलम, तो मतलब चार्ज की बात कर रहा हूँ। सो एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, डिफाइन करते हैं वो चीज़ है ही क्या, और ये पूरी दुनिया में होते हैं एक्सेप्टेड, ठीक है। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ जो है आपका एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे बना, है ना, तो ये सब आपको आएगा 11th क्लास में प्रॉपरली पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, तो चार्ज को क्या रिप्रेजेंट क्यू से, और क्या होगा इसकी एसआई यूनिट कूलम, ठीक है, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप नोट कीजिएगा ध्यान से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। और कूलम मतलब क्या, कूलम बताता है कि चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कूलम की जगह पे कैपिटल सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर देखिए एक कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज मतलब क्या, 6 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻+18, ओके। और अगर मैं आपको यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, और अगर मैं बताऊँ आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ना। जब हम आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर और कुछ इसके डेरिवेशंस में तो मज़ा आएगा। लेकिन देखिए चैप्टर आपको ख़राब लगे या मज़ा नहीं आए, लेकिन अगर इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स गिवन है और आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी दिमाग में ऐसा मत लाओ कि मज़ा नहीं आ रहा, ख़राब है, कुछ अच्छा ही नहीं है, बिकॉज इसको लाने से मन मतलब भी नहीं है, बिकॉज पढ़ना तो है ही, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम में आने वाला है। तो मन मारो मत, मन को प्रॉपरली आप कॉन्सेंट्रेट करो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो सारी बातें आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके बाद चार्ज का एक फॉर्मूला, ठीक है। हम चार्ज के 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं इसके एक फॉर्मूले पे, फर्स्ट Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। देखिए Q मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज होता है, मालूम है। N मतलब क्या, इट इज अ इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर मतलब एक नंबर है जिसकी वैल्यू आप कुछ भी नेगेटिव या और पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे E क्या है आपका, E है आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E है आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये तो आपको मालूम ही है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखिए Q इज इक्वल टू एन ई, इसे हम बोल देते हैं 12th क्लास के अंदर एक टर्म देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अगर कोई निकालना है आपसे, कोई पूछे कि भैया चार्ज निकालो 4 इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, तो सिंपल सी बात है क्यू, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप इसको, है ना, जो कि इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू आपको याद भी कर लेनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतना हो जाएगा चार्ज ऑन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कोई अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपको चार्ज की वैल्यू मान लो गिवन है 1 कूलम, ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले आपको कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन 1 कूलम चार्ज, है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन 1 कूलम चार्ज, अगर ये दिया है तो देखिए क्यू कितना दिया है 1 कूलम, तो क्यू हो गया मेरा 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो एन तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और ई की वैल्यू तो मुझे याद ही कर लेनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ से आप ले आओगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और यहाँ से आप निकाल लोगे चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, या आप नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। खैर अब करेंगे न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो अभी तक आप इतना याद कर लीजिए, एक चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंटीजर के फॉर्म में होता है, और E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है मेरा E, और इसकी वैल्यू तो आपको याद कर लेनी है E की 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड हम करेंगे अलग से एक सेपरेट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, हमने चार्जेस के बारे में बात कर लिया। ओके, अब हम आते हैं आपके करंट की डेफिनेशन पे। ठीक है, फिर हम आएंगे आपके डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो हमने चार्ज के बारे में बात कर लिया। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द करंट। ठीक है, तो देखिए आपके एनसीईआरटी के हमने मूव किया टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। सो नाउ हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, करंट क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा बेसिक सा अगेन इन 8th क्लास कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, है ना। ये आपने बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, पर उससे पहले बात करते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए करंट को हम करते हैं रिप्रेजेंट आई से। ये सारे जितने भी है रिप्रेजेंटेशन, अब ध्यान दीजिए, चार्ज के लिए क्या बोला Q। ठीक है, और चार्ज को कहाँ में नापते हैं, कूलम में नापते हैं। करंट के लिए क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशन I। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन T। मतलब अगर कोई बोले आपको करंट की डेफिनेशन, तो एक तो नॉर्मल सा हो गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लो अक्रॉस, मतलब क्या बोलते, देखो यहाँ पे क्या बोला स्टार्टिंग से, देखो इफ अ नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम T, देन द करंट I जो होगा वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मतलब इसको अगर मैं बोलूं अपनी लैंग्वेज में, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर इन गिवन टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो करंट क्या हो गया, चार्ज का फ्लो कंडक्टर के अंदर दिए हुए वक्त के अंदर, उससे हमने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अभी हम देखेंगे कि करंट फ्लो होता कैसे है, उसका जो मेन फील है कि भैया वो फ्लो कैसे हो रहा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर हम आएंगे। बट अभी तो मैंने आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया कि चार्जेस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I मतलब क्या, करंट कर दिया डिनोट I से, और चार्ज को हमने Q से बोल दिया। ठीक है, और T तो टाइम के लिए होता है। और करंट की क्या होती है SI यूनिट, वो क्या होती है आपकी एम्पियर। ठीक है, तो ये तो बहुत से सिंपल से जो बोलते हैं ना रटे हुए कॉन्सेप्ट्स, जो आपको सिंपल से याद कर लेने हैं कि ये चीजें होती है तो होती है। अब इसके फील पे आते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो आइए, तो देखिए मैंने क्या बोला आपको, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, और इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोल देते हैं। तो अगर डेफिनेशन बड़ी बोलनी हो, सो द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये तो हुई डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए उसके पहले हमें समझना पड़ेगा डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, कुछ हम मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज़ के बारे में, जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो तो हम बात करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच इज़ एसेंशियल टू नो, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है, तो आइए हम आते हैं मटेरियल्स के बारे में समझते हैं, फिर हम करंट के प्रॉपरली फील के बारे में बात करेंगे कि करंट होता कैसे, कैसे काम करता है। देखिए मटेरियल्स में आपको फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या होता है, आपका कंडक्टर, जो हमें मालूम होना चाहिए। सेकंड हमें मालूम होना चाहिए अबाउट द इंसुलेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है,
एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो आइए देखते हैं ये मटेरियल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। पहली बात ये कि दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है ना, मतलब भले आपका कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, या आपका सेमी कंडक्टर हो, या इवन प्लास्टिक हो, वुड हो, हर एक चीज़ कैसे मिलकर बनी हुई है, एटम से। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर भी एटम है, नॉन कंडक्टर के अंदर भी एटम है, इसे इंसुलेटर बोलते हो, और सेमी कंडक्टर के अंदर भी क्या है आपका, एटम्स है। लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो अलग होता है। आइए समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि सेंटर पे क्या होता है एटम के, न्यूक्लियस, और ये आपका होता है शेल, इसे आप ऑर्बिट बोल देते हो, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, है ना, अपने ऑर्बिट में, अपने शेल में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखता है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन सबको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच के रखा है, पकड़ के रखा है। अब क्या होता है कि जब आपने बाहर से एनर्जी अप्लाई किया, मतलब ये कि आपका जो स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, वहां पे आप वायर को लगाते हो। ठीक है, तो आपने जैसे ही लगाया तो करंट फ्लो होता है उसके अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने जब स्विच बोर्ड में लगाया तो आपने एनर्जी दिया, और आपने जब एनर्जी दिया तो होता क्या है कि इस न्यूक्लियस ने जो पकड़ के रखा था इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑर्बिट में घूम रहे थे, ये हार जाता है और इसका फोर्स ऐसे टूट जाता है, खत्म, है ना। और ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अभी हम इसमें बात नहीं कर रहे कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे। मुद्दा ये है कि न्यूक्लियस क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, और आपने जब ये बोर्ड स्विच से आपने जब इसको लगाया वायर को और आपने ऑन किया तो आपने एनर्जी दिया, और आपने जब एनर्जी दिया तो ये न्यूक्लियस है ये हार गया, और न्यूक्लियस का फोर्स टूट गया, और इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से जो आपका फ्लो होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये याद रखिए कि आपके कंडक्टर के केस में आप बात करते हो करंट की, है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, देयर इज अ फ्री आयंस। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द करंट। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ इंसुलेटर, तो यहाँ पर भी एटम है, लेकिन यहाँ पे जो एटम है और इन एटम के जो न्यूक्लियस है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पकड़ के रखा है कि उसको छोड़ते ही नहीं है। आपने स्विच में स्विच मतलब बोर्ड में लगाया, स्विच को ऑन कर दिया, आप वहां से एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, लेकिन ये फोर्स क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि टूट ही नहीं पाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते हैं, सो देयर इज नो फ्री आयंस। तो इंसुलेटर में, नॉन कंडक्टर में फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। और रही बात सेमीकंडक्टर के बारे में, ये थोड़े अलग से मटेरियल्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं, जिन्हें हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, है ना। तो देखिए, सेमीकंडक्टर जो आपका टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ने को आएगा 12th क्लास के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल में। तो अभी आप ऐसा याद कर लीजिए, इतना समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं और ये कंडक्टर्स भी होते हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, और जब धूप में रखते हैं ना हम सेमीकंडक्टर को, दे बिकम अ कंडक्टर। मतलब आपके जो होते हैं ना सोलर पैनल्स, जो आप धूप में रखते हो सोलर पैनल्स, और इसके ऊपर सनलाइट गिरती है एंड दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, खैर सेमीकंडक्टर के बारे में आप पढ़ना इन 12th क्लास इन मोर डिटेल। तो अभी के लिए आप इतना याद रखना कि जो आपके होते हैं कंडक्टर्स, दे आर हैविंग द फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आप फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, एक ही बात है। और इंसुलेटर में नहीं होते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर तो अलग ही मटेरियल है कि जो रूम में आपने रख दिया नॉर्मली तो इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, और धूप में रख दिया तो सनलाइट की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो गए और ये मूव करना स्टार्ट कर गए, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मेक इट अगेन अ करंट। ठीक है, तो ये चीजें तो आप पढ़ लेना, ठीक है, बाद में। तो हमने बात कर लिया अबाउट द मटेरियल्स, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया द रियल मीनिंग ऑफ करंट। तो करंट का फॉर्मूला आपने देखा ही सही कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको हमने चार्ज से क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और टी क्या हो गया, टाइम के लिए, ठीक है। और क्या हो गया इसकी एसआई यूनिट, करंट की एम्पियर। तो ये तो देखिए एम्पियर जो थे वो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे एम्पियर बोल दिया। अगर कोई पूछ ले करंट की एक और एसआई यूनिट, तो अगर आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा क्यू अपॉन टी, है ना। और अगर लिखना हो इसकी एक और एसआई यूनिट, देखिए क्यू मतलब क्या, कूलम, और टाइम क्या होता है आपका सेकंड, तो कूलम पर सेकंड आप बोल दो, है ना। कूलम पर सेकंड अगर बोल दूंगा मैं, सो इट इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ओके, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं आपको, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बताओ, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं 1 एम्पियर करंट, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज अ 1 एम्पियर करंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, करंट और 1 एम्पियर करंट में फर्क है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया है, 1 एम्पियर करंट, है ना। एम्पियर क्या होता है भैया, करंट की एसआई यूनिट, है ना, जिससे आपको समझ में आए कि करंट की बात कर रहे हो। और क्यों क्या चार्ज है, तो देखिए जब भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 एम्पियर करंट, है ना, या कोई पूछ ले 1 ओम्स रेजिस्टेंस या 1 वॉट पावर, तो इसमें बेसिक रूल क्या होता है, देखिए आपके फॉर्मूले में आई क्यू टी 3 टर्म्स हैं। तो आपका जो आई है इसको लिख दो 1, 1 लिख दो। अभी समझो ध्यान से, क्यू क्या है, कुछ भी है, 1 लिख दो। और टाइम क्या है, इसको भी 1 लिख दो। पहले तो जब भी ये 1 वाले क्वेश्चन आए सबको 1 1 लिख दो। फिर टाइम को काहे में नापते हैं हम लोग, सेकंड में। अरे ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, टाइम को तो हम लोग आवर्स में मिनट में भी नापते हैं, बट इन ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम आपका, सेकंड। तो लिख दो टाइम के आगे सेकंड, आप एस लिख दो, समझ जाओ सेकंड, ठीक है। क्यू क्या होता है, चार्ज, काहे में बोलते हैं इसको हम लोग, कूलम में। तो सी लिख दो, या कूलम की अगर लगे तो पूरी स्पेलिंग लिख दो, कोई इशू नहीं है। और आई होता है करंट, और करंट क्या हम नापते हैं एम्पियर में, तो करंट क्या होती है ऐसा यूनिट, एम्पियर। तो यहाँ ए लिख दो, ये एम्पियर की पूरी स्पेलिंग लिख दो भैया, जो लगे लिख दो। अब देखिए पहले हमने सबको लिखा 1 1, क्लियर है, सुना ध्यान से ना, सबको लिखा 1 1 और हमने लगा दी सबकी एसआई यूनिट। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ दो, सिंपल से इंग्लिश में। when 1 coulomb of charge, सुनना, when 1 coulomb of charge flow in 1 second is called 1 ampere current, that's it। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, when 1 ampere of current flow in 1 second is called 1 ampere current, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी बातें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप घर पे रीड कर सकते हो उसको आराम से। अच्छा कुछ वैल्यूज बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। मैंने एम्पियर को एस लिख दिया, और एम्पियर क्या है, करंट की एसआई यूनिट। फिर कोई पूछिए 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। अगर मैं पूछे आपसे 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, है ना, तो ये होता है 10⁻⁹ एम्पियर। तो ये सारी वैल्यूज आप एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से काम आती है वैल्यूज। मिली एम्पियर में 10⁻³ माइक्रो में -6 और नैनो में -9 एम्पियर। तो ये वैल्यूज को भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी है मिली एम्पियर 10⁻³ और माइक्रो, इसको इन्होंने म्यू से कर दिया रिप्रेजेंट, ऐसा बनाते हैं म्यू, ये यू है ना, हल्का सा नीचे से खींच दो। तो ये देखो माइक्रो एम्पियर कितना हो गया, 10⁻⁻6, ठीक है। और ये जो एम्पियर साइंटिस्ट थे, देखिए ये कब बॉर्न हुए थे, 1775 में, है ना। और ये कब हुई थी इनकी डेथ, 1836 में, है ना। ये 1836 मतलब इस टाइम, मतलब ये वही वक्त है कि जब तक पूरे देश को, इंडिया को है ना गुलाम बना लिया था। बिकॉज आपको मालूम है करीब 1830 के आसपास तक पूरा देश हमारा गुलाम हो गया था, मतलब हमारे देश का हर एक कोना। खैर ये तो हिस्ट्री की बात हो जाएगी, तो ये आपको कुछ ईयर याद रख लेना, है ना। अब ये पेज हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट हो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। अब हम आते हैं, समझते हैं कि सेल क्या होता है एंड व्हाट इज अ बैटरी।
जरा हम समझते हैं सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए सेल, सेल में क्या होता है, यू विल हैव द वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव टर्मिनल। ये ऐसा डिवाइस है ना, द डिवाइस विच विल हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड अ सेल। जैसे, और ये सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक बनाया लंबी लाइन मतलब पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आ गया आपका नेगेटिव लाइन विच इज अ नेगेटिव। तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सेल हो गया है ना। और ये प्लस माइनस क्या होते हैं, अल्टरनेट आते हैं। अगर आप ऐसा बना दो पहले नेगेटिव, कोई इशू नहीं, तो नेगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, दैट लाइन शुड बी स्ट्रेट, तो ये हो गया सेल। तो सेल मतलब इट इज अ डिवाइस, इट इज काइंड ऑफ डिवाइस हैविंग वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज अ सेल, दैट्स इट। फिर आता है आपका बैटरी। तो देखिए बैटरी बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वे बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसके अंदर आप सेल 2 लगा दो, 3 लगा दो या 4 लगा दो, मतलब 2 और मोर सेल। तो देखिए पॉजिटिव और उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो मैं लगाता हूं इसके अंदर 3 सेल, है ना, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो एक सेल हो गया ये, फिर वापस पॉजिटिव वापस नेगेटिव, 2 सेल, वापस पॉजिटिव वापस नेगेटिव, 3 सेल। और याद रखिएगा दिस ऑलवेज कम अल्टरनेट, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। और देखिए यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस है ना, मतलब दैट इज हैविंग द 3 सेल्स। अगर आप ऐसा चाहो नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव है ना, फिर नेगेटिव पॉजिटिव 2 सेल, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव 3 सेल। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन क्या होती है, नेगेटिव, एंड दिस ऑलवेज कम अल्टरनेट, एक के बाद एक। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, और जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में, कि आपका करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए ये बनाता हूं कि मैं सर्किट, जहां पे मैं यूज करता हूं देयर इज अ बल्ब। ओके, तो मान लीजिए ये बल्ब है और ये आपका सर्किट, मतलब ये जो लाइन बनाई मैंने ऐसे, ये दैट शो द वायर, और वापस से ऐसे, और यहां लगा देता हूं मैं आपका एक बैटरी, या आप सेल लगा सकते हो। तो लगा दिया मैंने बैटरी यहां पर। ठीक है, और देखिए यहां पर प्लस माइनस, इस बैटरी के अंदर 2 सेल्स है। ठीक है, और यहां पे देखिए अब समझने वाली बात क्या है, आपको हमेशा याद रखना है जो करंट की होती डायरेक्शन वो होती है हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो देखिए लंबी लाइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड से क्या निकलता है आपका करंट, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आई। ठीक है, और आपके करंट के ऑपोजिट क्या फ्लो करता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया आपका ई माइनस। ये चीज आप हमेशा याद रखना, करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव साइड से। ठीक है, और करंट के ऑपोजिट क्या आता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने पहले पॉजिटिव बना दिया, आप पहले नेगेटिव बना दो। सपोज कि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मैंने 2 सेल लिया, अब 3 सेल ले लो, 4 सेल ले लो, है ना, बट कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे वापस से लगा दिया मैंने एक बल्ब। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर लो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने क्या बोला, करंट ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव से निकला आपका करंट, ये हो गया आपका आई, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट आता है, सो ये हो गया आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, और इसमें हम बाद में यूज करेंगे आपका एमीटर क्या होता है ना, और आपका वोल्ट मीटर क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे अब देखिए हम आते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं ही साइड में करता हूं आपको एक्सप्लेन, है ना, और यहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए आपके पास एक चार्ज है ना, जिसे बोलता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू से, और इसका एक होगा रेडियस जहां पे इसका प्रभाव होगा। ठीक है, तो इस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग,
सोर्स चार्ज, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू और उसको मैंने बोल दिया सोर्स चार्ज। अब देखिए कोई भी एक चार्ज है तो उसका प्रभाव तो एक एरिया में ही होगा ना। अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है, जो रिपल्शन है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होगा। ऐसा तो नहीं कि 100 किलोमीटर से दूर से भी वो काम कर देगा, है ना। तो एक एरिया में काम करेगा वो। तो मान लेता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका एरिया है, ठीक है। और यहां पर रखा हुआ है किसी दूर पॉइंट पे, इसे मान लेता हूं मैं इन्फिनिटी। और यहां पर रखा है एक स्मॉल क्यू चार्ज, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट टॉपिक गिवन है, बट आप समझ लीजिए और इसको आप लिख भी सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये जो चार्ज आपका है स्मॉल क्यू चार्ज, ये बहुत दूर रखा हुआ है। अब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन तो है नहीं, तो मुझे करना क्या है, स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से कहां लाना है, इस चार्ज की फील्ड के अंदर। तो मान लेता हूं चार्ज की फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, दैट इज ए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी नियर अनदर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी नियर अनदर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज पे वर्क करना है। और देखिए ये बहुत ही पॉइंट वाली बात होती है कि जो हमें वर्क करना है वो वर्क करना है बहुत ही धीरे, है ना। हमको इस चार्ज को बहुत ही फास्ट यहाँ पे लेके नहीं आना है, बहुत ही धीरे लाना है विदाउट द एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें इस चार्ज की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है काहे में, दैट वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल, है ना। तो अगर हम इसको फास्ट लेके आएंगे तो इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी, एंड हमें क्या बनाना है, इसको पोटेंशियल बनाना है। तो हम इस चार्ज को बहुत ही धीरे धीरे लाएंगे, है ना। तो मतलब इस चार्ज को हम लाएंगे विदाउट एक्सेलरेशन। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात होती है ना। प्रॉपरली आपको पढ़ने को मिलेगा इन 12th क्लास। ठीक है, तो इस चार्ज को हम लेके आएंगे बहुत ही धीरे विदाउट द एक्सेलरेशन, और धीरे धीरे धीरे, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और हमें इस वर्क को, इस एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है, इन पोटेंशियल में। तो इस चार्ज को हम धीरे धीरे लाएंगे बहुत ही स्लोली स्लोली और लाके ए पॉइंट पर रख देंगे। तो जो मेरा पूरा वर्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, और यहां पर आने के बाद जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब हम बात करते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, सॉरी, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का एक जनरल मतलब समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, कुछ कमी। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं कि यही पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, इसका फ्लो होता है। तो बेसिकली क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम इसका जर्नल फिनोमेना बात करते हैं, फिर आएंगे इसके डेफिनेशन पे। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली एक एनर्जी है, जैसे कि अगर आपके पास वायर है, उस वायर को आपने बोर्ड के स्विच में, आपने मतलब वो बोर्ड जो है आपका वहां पे उसको इंसर्ट किया। अब वहां पे आपने स्विच को ऑन किया, तो बेसिकली उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, उसको फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक बकेट है या बीकर मान लो, ठीक है, इसमें पानी आपका फुल भरा हुआ है और इसमें पानी सिर्फ यहां तक है, बॉटम में, और मैंने दोनों को कर दिया आपस में कनेक्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मान लो मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, तो आपका जो वाटर है वो फ्लो होगा ए से बी। ये फ्लो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी प्रकार जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लो होते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि समझिए आप ध्यान से, है ना, इसका प्रैक्टिकल मतलब समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है। डेफिनेशन तो आप लिख लोगे। अब देखिए, सपोज कि आपका ये स्विच है ना, ये आपका मेन बोर्ड है मान लीजिए, और यहां पर आपके 3 पिन है जो आप इंसर्ट करते हो, और मान लीजिए यहां पर आपका एक फैन है। ठीक है, ये आपका फैन है सपोज। डायग्राम बहुत ही खराब बनते हैं मुझे मालूम है, और ये है आपके 4 ब्लेड्स वाले फैन। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हुआ कि आपने 2 वायर लिए,
मोस्टली 2 वायर यूज करते हैं ना। अब वो क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक प्लस एक माइनस का हो गया, और एक क्या होता है आपके अर्थिंग का होता है, ये थर्ड। ठीक है, तो अभी इस पे तो नहीं आते हैं। अभी क्या हुआ कि देखिए हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 से 230 के बीच का। ओके, इतना वोल्टेज आता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ। ठीक है, हुआ ये कि जैसे ही आपने इस फैन से 2 वायर को प्लस और माइनस को आपने इस स्विच के अंदर इंसर्ट किया, सॉरी इस बोर्ड के अंदर आपने इंसर्ट किया, तो क्या हुआ कि यहां पर पहले कितना एनर्जी था, 0। भैया सिंपल सी बात है, अभी आपका फैन रन नहीं कर रहा है, हैविंग द इनिशियल एनर्जी 0। और यहाँ पर जो आपके घर में जो आता है 220 230 वोल्टेज, हमारे इंडिया में सब घर में इतने आता है लगभग, तो यहाँ पर इतना वोल्टेज है, इतनी एनर्जी है। अब क्या हुआ कि जैसे आपने स्विच यहाँ पे वायर को इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एनर्जी इतनी सारी है और यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो इस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए आपके जो चार्जेस है यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, और यही क्या होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज अ रीजन कि आपका फैन रन होता है, आपका पंखा क्यों घूमता है। दैट इज सेम रीजन कि आपका फोन क्यों चार्ज होता है, बिकॉज फोन के पास पोटेंशियल अब कम हो गया है, एनर्जी कम हो गई है, और उसको पूरा करने के लिए आपने वापस से इंसर्ट किया बोर्ड के अंदर, तो वहां से एनर्जी यहां पर आ रही है। तो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ कमी, जो कमी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस कमी को पूरा करने के लिए चार्जेस क्या हो रहे हैं, आपके फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और इस चार्जेस को धक्का लगाने के लिए जो एनर्जी है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देखिए अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे, जो एनसीईआरटी मेंशन है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, है ना, क्या बोला है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। और उसके पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ और टर्म से यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली क्या है, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। मैंने वही बोला कि धक्का लगाना है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। अगर पानी जो मैंने लिया, अगर दोनों बीकर्स के अंदर दोनों बकेट में बराबर होंगे, तो धक्का कौन इसको देगा, किसी को नहीं देगा, बिकॉज इक्वल पे आने के बाद ना पानी इधर से इधर आएगा, ना पानी आपका इधर से इधर फ्लो करेगा। तो अगर मुझे चार्जेस को फ्लो कराना है तो कुछ कमी होनी चाहिए। और अगर मेरा फोन है, मेरा रेफ्रिजरेटर है, अभी तो मैंने उसको एनर्जी नहीं दिया, तो 0 एनर्जी, और मेरे घर में कितना 220 है, तो मैंने जैसे ही उसको प्लग इन किया तो 220 से यहाँ पर आ गया। तो उसको फ्लो कराने के लिए देयर इज अ डिफरेंस, कुछ कमी चाहिए, और इसीलिए मेरे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ रियल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अवर रियल लाइफ। ठीक है, अब देखिए तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर भी हम बोल सकते हैं। अब आते हैं देखिए यहाँ पे इसकी मेन डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में आपको दी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी हमने पहले बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बात कर रहे हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो वहां पे आप याद रखिएगा डेफिनेशन, हम एक चार्ज को बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लाकर रखते हैं किसी ए पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। ठीक है, कुछ करंट को कैरी कर रहा है। अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सिंपल सी बात है ना, कि यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज को यहां से लेकर यहां पे लाने के लिए, तो दैट इज अ बी पॉइंट। तो एक चार्ज को, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बोल दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो एनर्जी, जो आपकी वर्क जो आप कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। द फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है V से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ओके, तो यहां से आपने फॉर्मूला नोट कर लिया। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, SI यूनिट, सो दैट इज अ वोल्ट। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिएगा, वोल्ट क्या है इसकी, SI यूनिट। ओके, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसका जो नाम पड़ा है वोल्ट, ये पड़ा है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम के बाद, मतलब इनके सरनेम पे बेस्ड है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, तो इन्होंने अपने सरनेम पे इसकी क्या दे दी, SI यूनिट दे दी।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो होती है एसआई यूनिट दैट इज अ वोल्ट। ओके, और ये इटालियन थे, है ना, बस फ्रॉम द इटली। तो देखिए यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लिया और फॉर्मूला देख लिया आपने, ठीक है, और हमने बात कर ली इसकी एसआई यूनिट। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट है, आपने वोल्ट तो बोल दिया, इसके अलावा एक और हो सकती है, वर्क क्या होता है मेरा जूल, और चार्ज क्या होता है मेरा, क्या बताया था मैंने आपको चार्ज के बारे में, कूलम। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं जूल पर कूलम, इसकी एक और एसआई यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की दो एसआई यूनिट आपको याद करना है, जूल पर कूलम और एक होगी आपका वोल्ट। ओके, अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। तो देखिए यहां पे क्या दिया हमें, यहां पे हमें गिवन है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट की बात करनी है तो सिंपल सी चीज जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कि मेरा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस। सबको 1 कर दो, ये 1, वर्क 1 और चार्ज की वैल्यू 1। अब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, वोल्ट, है ना, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से आया वोल्ट। वर्क क्या होता है मेरा, जूल होता है, वर्क की क्या होती है एसआई यूनिट जूल, पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। और चार्ज क्या होता है, कूलम, COULOMB। या तो आप सिंबल लिख दो JCV, या तो आप पूरी स्पेलिंग लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ दो। यहां पे पूछा गया है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अभी हमने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अभी हम बात कर रहे हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क होता है, याद रखिए एग्जाम के अंदर, जल्दबाजी मत करना। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए वही बोला यहाँ पर, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, द लैंग्वेज कैन बी लिटिल डिफरेंट। सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, मैंने ब्रिंग बोल दिया, मूव, ठीक है, टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट टू अदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत काम की डेफिनेशन है। और ये देखो 1 जूल पर 1 कूलम, और देखो ये क्या हो गया 1J C की पावर -1। मतलब क्या, देखो मतलब ये कि मैंने बोला 1 वोल्ट को मैं 1V भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1 जूल को मैं 1J, मैंने बोला कि आप इसका सिंबल लिख दो, और 1 कूलम को 1C, आई कैन राइट दैट। अब देखो अगर कुछ भी आपको दिया हुआ है ना, तो आपको मालूम है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अगर नॉर्मली लिखा हुआ है मान लो x, तो पावर क्या है इसकी, है इसकी पावर क्या है, 1 है। अगर नॉर्मली लिखा है y, तो पावर क्या है इसकी, 1 है ना। अगर मेंशन नहीं किया गया है, बिकॉज 1 तो मेंशन करते ही नहीं हम लोग। तो देखिए c की पावर भी कितनी है, 1 है। अगर इस c को मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो 1 जूल, है ना, इनटू ये c ऊपर गया। अब 1 को तो ऊपर ले जाने से मतलब नहीं है, वो तो 1 ही होता है। और ये हो गया c ऊपर गया, तो ये हो गया -1 पावर, और ये हो गया मेरा 1 वोल्ट। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, किसी की पावर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या आता है आपका सिंपल सा माइनस। नीचे अगर प्लस का है, बिकॉज मेंशन नहीं किया गया पावर, तो प्लस का है, तो नीचे से ऊपर गया माइनस का हो गया। और अगर नीचे माइनस मेंशन किया है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सी बात है, वो एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे धक्का लगता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था पानी का, मैंने एग्जांपल दिया था आपको फैन का, कि फैन के पास 0 एनर्जी, आपके जो स्विच बोर्ड है आपका, वहां पे एनर्जी 220 वोल्ट, तो वहां से यहाँ पे ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये इसका रियल मीनिंग है, ठीक है। मैंने 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर दी एक ही बात, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। आपको सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा एनसीईआरटी के अंदर, तो आप ध्यान से बस पढ़िए इसको, है ना। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे देखते क्या दिया है। देखिए ये पेज काफी ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना, कंपोनेंट्स के। देखिए पहले क्या दिया आपको, सेल का सिंबल मैंने बताया प्लस माइनस, और देखो लंबी लाइन प्लस, छोटी लाइन माइनस, ये एनसीईआरटी में दिया होता है ग्रीन बॉक्स में। फिर क्या देखो बैटरी क्या होता है,
अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट आते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको आप उल्टा भी लिख लो। पे देखो यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस लिया है, मैं माइनस प्लस ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस प्लस ले लूँ, मेरी मर्जी। बट फर्क क्या होगा कि करंट निकलता है पॉजिटिव से, तो यहाँ पे करंट ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ऐसे जाएगा ऊपर। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो सेल के अंदर हो गया। अब देखिए प्लग की और ओपन स्विच मतलब क्या कि अगर वायर, देखो ये दो वायर है, वायर ए वायर बी, अगर ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो उसका सिंबल क्या होता है, ये कि आप ऐसा बना दोगे और इसको आप छोड़ दोगे ऐसा, तो ये वायर जुड़े हुए आपस में नहीं है। मतलब वायर अगर आपस में जुड़े हुए नहीं है तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। अब देखो अगर इन्हीं वायर को जो ऐसे थे मैंने जोड़ दिया, तो लगा दूंगा मैं बीच में डॉट, ऐसा बनाया सिंबल और लगा दिया बीच में डॉट, ठीक है, एक बिंदु लगा दोगे तो मतलब वायर को आपस में आपने जोड़ दिया, ठीक है, मतलब अपने कनेक्शन को आपस में जोड़ दिया, सिंपल सी बात। फिर क्या होता है, अ जॉइंट वायर, मान लो एक वायर ऐसे जा रहा है आपका और इस वायर में मुझे एक वायर को जोड़ना है, तो मैंने इसे जोड़ दिया, तो दैट इज अ जॉइंट वायर। जरूरी नहीं होता कि ऊपर से लो, मैं ले आऊंगा नीचे से, तो आपने एक वायर में उसको छिलके एक और वायर को जोड़ दिया आपने, दैट इज अ जॉइंट वायर। देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें क्या दिया है कि आपने एक ही वायर है, आपने उसको आपस में ज्वाइन किया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अलग अलग वायर को ज्वाइन कर लिया। दोनों में फर्क क्या है कि ये आपका स्विच की तरह काम करता है भाई, दोनों में फर्क है आपका कि दैट वर्क एज अ स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ये आपके स्विच की तरफ काम करता है ऑन एंड ऑफ, और ये तो आपने परमानेंट ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है, तो फर्क है दोनों में। फिर क्या होता है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, दो वायर है बट इनका आपस में कनेक्शन नहीं है ना, दोनों आपस में सिर्फ एक के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये होता है सिंबल इसका, ये आपने ऐसे लाइन बनाई और इतना आपने ऐसे निकाल दिया ऊपर से, तो ये वायर आपस में ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ये होता है आपका वायर विदाउट कनेक्शन, विदाउट ज्वाइनिंग। फिर देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा किया, ऐसा बना दिया आपने इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल सी बात है, ये इन्होंने कर्व सिर्फ एक बार लिया है, मैं कर्व दो तीन बार ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट सिंबल क्या दिया आपको, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखो ये अभी हम बात करेंगे रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के अंदर। अभी आप इतना याद कर लो कि जो होता है आपका रेजिस्टेंस, इसका काम क्या होता है, करंट को रोकना, सिंपल, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट को रोकने के लिए क्या हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, करंट को स्लो करने के लिए, और इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे 3-4 बार ऊपर नीचे करो या 2 बार करो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, हम प्रॉपरली बात करेंगे। इसके बाद क्या है मेरा, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल मतलब क्या, देखो इसके सिंबल दो है वेरिएबल के, एक तो ये आप ऐसा बना दो या आप ऐसा बना दो। इसका मतलब क्या होता है कि जो करंट को जो रोकने की जो वैल्यू है उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फैन के अंदर जो होता है ना आपका रेगुलेटर, वही क्या आपका रियोस्टेट है। अगर आपने उसको 1 पे कर दिया तो आपने करंट को बहुत ज्यादा रोक दिया तो पंखा स्लो हो गया। अगर आपने 1 को कर दिया 4 पे 5 पे, तो आपने जो करंट को जो आप रोक रहे थे उसकी वैल्यू आपने कम कर दी। तो अगर आपने करंट को कम रोका तो आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे फैन आपका फास्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है आपका जो रेगुलेटर होता है फैन का, वो एग्जांपल होता है बेसिक रियोस्टेट का, कि करंट की वैल्यू को आप कम ज्यादा कर सकते हो, वैल्यू को कम ज्यादा करके, ठीक है, प्रॉपरली बात करेंगे। फिर क्या दिया आपका, फिर देखो यहाँ पे दिया आपका एमीटर, दिस इज योर एमीटर, एंड द लास्ट वन इज वोल्ट मीटर। तो बीच में ऐसा गोल बनाया और बीच में लिख दिया ए, तो ये क्या हो गया मेरा एमीटर है ना, और ये क्या हो गया नीचे का मेरा वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे लिया हुआ है, लिखा हुआ है एमीटर एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पे इसका काम क्या होता है, देखिए एमीटर काम क्या होता है, टू मेजर, ये सब आप नोट्स खुद से बनाओगे ना काफी अच्छा हो जाएगा, टू मेजर वैल्यू ऑफ करंट। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। और वोल्ट मीटर क्या होता है काम इसका, टू मेजर वोल्टेज या टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं एक ही बात है, ठीक है। तो ये डिवाइस होते हैं है ना, टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर, टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर,
एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या होता है गैल्वेनोमीटर? देखिए गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर की तरह ही काम करता है, बट फर्क है एमीटर करंट की ज्यादा वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, बहुत ज्यादा वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर करता है मेजर वेरी माइन्यूट करंट, बहुत छोटा सा करंट, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, बहुत छोटा सा करंट, तो दैट इज अ गैल्वेनोमीटर। और करंट की वैल्यू ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो या एवरेज हो तो दैट इज अ एमीटर। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस बेसिक सा ये होता है। तो आप इस डिवाइसेस के बारे में, मीटर के बारे में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का होता है। ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ओम्स लॉ। तो यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। सो नाउ वी टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए जो ओम्स थे, ये तो सरनेम है इनका, पूरा नाम क्या है? ही वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट, है ना, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, एंड ही वॉज बोर्न इन 1787 एंड डाइड इन 1854। ठीक है, तो ओम्स ने क्या, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, मतलब V और I के बीच में एक रिलेशन दिया था कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो आइए इनके रिलेशन को, है ना, इनके जो गिवन, जो इनका प्रिंसिपल था, जो लॉ था, उसको समझते हैं, है ना। देखिए यहां से यहां तक क्या है, इसकी स्टेटमेंट गिवन है और ये आपको याद करनी है, बहुत काम की होती है, से ज्यादा काम की। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remain constant या remain same. This is called Ohm's law. तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं। और ये इनका मैथमेटिक्स जो किया इन्होंने, समझते हैं अलग से। सपोज कि आपके पास ये कंडक्टर है, मान लो कॉपर है, आयरन ले लो, और लगा दिया मैंने ये बैटरी, और इस कंडक्टर के एंड, किनारे, इसका नाम दिया A, और ये जो किनारा है, एंड है, इसका नाम दिया B। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला, V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो क्या बोलते हैं कि A से B के बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ कमी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो आपको जब यहां से जब करंट आपका स्टार्ट होगा I, तो ये यहां पर आएगा, तो A पॉइंट पे क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल हाई होगा, और B पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। और उस कमी को पूरा करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स A से B में फ्लो होंगे। या अगर किसी सर्किट में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब कुछ कमी है। ठीक है, तो A से बीच में जो कमी है, इसे हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड, एक और ये एक, दो, टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर, मेटलिक वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब A से B के बीच में जो कमी है, ये कमी डिपेंड करती है करंट के ऊपर। अगर करंट ज्यादा है तो A से B के बीच में जो कमी है, पोटेंशियल डिफरेंस से वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर करंट स्लो है ना, कम है करंट आपका, तो A से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यही ओम्स लॉ ने बोला। लेकिन ये तब वैलिड है जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या, कि देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी हो जाती है इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या होता है प्रॉपर्ली बताता हूं मैं आपको, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि करंट को ये रोकता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमको करना क्या है यहाँ पर, कि टेम्परेचर जो है इस कंडक्टर का, मान लो 25 डिग्री था, 30 डिग्री था, सो दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट हमें रखना है पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही ये वैलिड होता है। ठीक है, अब देखिए समझते प्रॉपर्ली। तो V प्रोपोर्शनल टू I, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाऊंगा तो करंट आपका घटेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज हो गई यहाँ पर, V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हम, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये साइन, तो इक्वल टू आता है। आपने याद है आपको 9th क्लास के अंदर F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 किया था, और ये था आपका इनवर्सली टू 1/r²। कुछ याद आ रहा है आपका? तो वही चीज यहां पर भी है। तो वो सिंबल इसको हटाया तो इक्वल टू आ गया, और एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं R, और R क्या है मेरा, ये कांस्टेंट है। ठीक है,
स्टेटमेंट आप ऊपर से लिख लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और आर कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आर क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, एसआई यूनिट, ये भी आप लिखना। फिर रेजिस्टेंस क्या होती है, एसआई यूनिट ओम। ओम साइंटिस्ट ने दिया था और ओम को हम करते रिप्रेजेंट ऐसे, ये बनाया, ये गोला की ऐसे ऊपर से और ऐसे, ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है, तो देखो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो इक्वल टू आ गया और एक कांस्टेंट आ गया R, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और क्या होती है इसकी SI यूनिट, ओम होती है। अब समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज एन ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने के लिए एक रुकावट होता है और इसको हम बनाते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे कर दिया रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो मैंने ऊपर नीचे 3-4 बार किया है, आप 5 बार कर दो, 3 बार कर दो, इससे मतलब नहीं है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्या होता है मिसकंसेप्शन, कि लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस ने करंट को गायब कर दिया है। बेसिकली करता है क्या, रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को स्लो कर देता है। करंट की जो स्पीड है उसको ये स्लो करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो बचा रहे, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो करंट की वैल्यू को ये लो कर देता है रेजिस्टेंस। और ये हो गई इसकी SI यूनिट और ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन तो क्या दिया है यहाँ पर, यही, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने बोल दिया ऑब्स्टेकल, या यहाँ पे रेजिस्ट बोल दो, एक ही वर्ड थे सारे के सारे। द लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट बट द कॉन्सेप्ट, द लॉजिक शुड बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और देखो यहाँ पे ओम्स लॉ का ये ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से आप देखना, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको मालूम है कि अगर कोई चीज क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो ग्राफ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट गिव द स्ट्रेट लाइन। देखो यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये एक्स पे क्या बना दिया मैंने, करंट, और वाई पे क्या बना दिया मैंने, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस वैल्यू को आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। मैंने 0.1 लिया करंट, मैंने यहाँ पे फिर इसका डिफरेंस कितना लिया, 0.1 का, और यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 0.4 का। सो अगर मान लो यहाँ पे जो मेरा करंट है, सपोज ग्राफ के अंदर कोई सा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस रूल यहाँ पर ये है, द ग्राफ स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर। अगर मान लो मैंने लिया यहाँ पे 1, यहाँ लिया फिर मैंने 2, यहाँ लिया मैंने करंट 3 एम्पियर, यहाँ लिया 4, तो यहाँ पर एक्स पे क्या हो गया, मेरा करंट हो गया I। तो देखो गैप कितने का, 1-1 का। द गैप जो यहाँ पर है दैट शुड कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने 1-1 कर लिया, तो यहाँ पे कुछ भी ले लूं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 4, तो यहाँ पे आ गया मेरा 8, यहाँ पे आ गया मेरा 12। ये जो गैप है ना इनके बीच का, जो नंबर वैल्यू है, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, दैट्स इट, एंड द ग्राफ विल अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओके, देखिए तो जो मैंने आपको बताया था सिंबल इसका ओम्स का, ये ऐसा सिंबल, ये लाइन ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसा कर दिया, दैट इज अ ग्रीक लेटर, है ना, ये ग्रीक लेटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। क्या इस फॉर्मूले को मैं यहां से V अपॉन I इज इक्वल टू R, आई कैन राइट दैट, पॉसिबल है। अब यहां पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस, और क्या होती है इसकी SI यूनिट, ओम्स। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे डिफाइन करना है 1 ओम की वैल्यू, व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस, अगर डिफाइन करना है 1 ओम रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा, सो इसके लिए करना क्या होगा कि 1 ओम रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी आपसे, मैंने पूछा है 1 ओम, है ना, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट। उसी प्रकार यहां पे देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I, सबको कर दो 1-1, तो ये 1, डिनोमिनेटर में 1, इक्वल टू ये भी 1। अब लिख दो सबकी SI यूनिट, तो ये क्या होता है, I करंट, एम्पियर के लिए A लिख दो। ठीक है, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए तो V रहेगा, वोल्ट, VC करते रिप्रेजेंट, और R के लिए लिख दो ओम, OHM ओम। अब इसको आप पढ़ दो इंग्लिश में सिंपल, कि when 1 volt of potential difference is created in a electric circuit by flowing of 1 ampere of current, this is called 1 ohm resistance। ठीक है, यहां पे तो क्या बोल दिया इन्होंने,
if the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. The language can be different but the logic should be same. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. ठीक है, ये हो गया मेरा 1 ओम. तो ये डेफिनेशन 1 ओम की आप याद कर लीजिएगा. ओके.